नमस्कार मित्रों। आज हम सुनेंगे मृदुला गर्ग जी की एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी बड़ा सेब काला सेब। तो कहानी शुरू करते हैं। मैं ठहरी हिंदुस्तानी, परिचित दोस्त रिश्तेदार सब हिंदुस्तानी। एक दिन कहा मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ। बस बधाइयों हिदायतों की झड़ी लग गई। बिग एप्पल, वाओ कितनी खुशकिस्मत हो तुम। नहीं, न्यूयॉर्क। वही रे, हर किसी का चहेता, सफलता का प्रतीक बिग एप्पल। वाह क्या नाम है, बड़ा सेब। सारा का सारा शहर सुर्ख तंदुरुस्त, लाल कुप्पा गालों वाले गोरे चेहरे। पर कालों से बच के रहना, सब्बे पे मत चढ़ना, काले खून खराबा करते हैं। क्विज की तरफ मत निकलना, काले भरे रहते हैं। सामान का ध्यान रखना, काले साले सब चोर होते हैं। हद है, मेरे मुंह पर मुझे ही गाली। जानती हूँ मैं काली हूँ, बचपन से सुन रही हूँ, कान पक चुके हैं। भला हो पीटर ब्रुक के महाभारत का, जो काले फैशन में आ गए, यानी कालों का जिक्र खैर फैशन में आ गया। सेक्सी, एग्जीक्यूटिव, एथेंटिक, न जाने क्या क्या, वरना हाय बेचारी और छुट्टी। बहुत हुआ तो नाक नक्श अच्छे हैं, काश रंग गोरा होता। ये खुद कौन गोरे हैं? हाँ, मेरी बनिस्पत खिलता हुआ रंग है, गेहुआ, बादामी, सांवला। अरे फर्स्ट क्लास में थर्ड क्लास तक की श्रेणियां हैं। अपने यहाँ भूरे रंग की, पर मैं स्वीकृत सीढ़ियों से बाहर सीधी सपाट काली हूँ। कल्लो, काली, कलूटी, बैगन लूटी। कालों से आपका मतलब? गुस्सा बस आ ही गया। निग्रो, अफ्रीकी और क्या। पर तुम उनको निग्रो मत कहना, वे काला कहलाना पसंद करते हैं। साले कहते हैं ब्लैक इज ब्यूटीफुल। सीढ़ी सन की, गोरे चेहरे पर काला तिल तो सुना था, पर पूरा चेहरा काला, वाह क्या सौंदर्य बोध है। हा हा ही हु, चारों तरफ हंसी फूट चली। ब्लैक इज ब्यूटीफुल, काला सुंदर, यानी सेब भी काला, बड़ा काला। सफ़ेद बर्फ हो, जहर से भरा सेब खिलाया तो चुड़ैल सौतेली माँ ने क्या काला था वह सेब होगा। फांस के द्योर मुशायर ने बनाया है ना, जहर पॉइजन नाम इत्र। बोतल काली, आधे कटे सेब की शक्ल में। कितना लोकप्रिय हुआ वहाँ, और वहाँ जरूरी तौर पर, जो वहाँ सो यहाँ। ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल, है काला सुंदर? नहीं, क्यों नहीं, पूछूं इनसे। पर मुझसे पहले वे बोले, बहुत महंगा शहर है, ठहरोगी कहाँ? मेरे भतीजे का पता ले लो, पास सबर्ब चपाकुआ में रहता है, खूब कमाता है, वहाँ ठहर जाना। सुबह बिग एप्पल जाना, शाम को लौट आना। भतीजा गोरा है कि काला, पूछूं? यह कोई पूछने की बात है? हिंदुस्तानी आदमी का भतीजा हिंदुस्तानी ही होगा। नहीं, जरूरी नहीं है, छोड़ो। जो हो, ठहरने का बंदोबस्त हुआ ना, काफ़ी है। भतीजे से बात हुई, हिदायत मिली, न्यूयॉर्क के JF के हवाई अड्डे पर पूछ लेना, रेलगाड़ी से चापाकुआ स्टेशन आ जाना, वहाँ से फ़ोन करना, लेने आ जाऊँगा। यहाँ फ़ोन कभी ख़राब नहीं होते। वाह भाई वाह, क्या खूब। JF के हवाई अड्डे पहुँच गई। बिग एप्पल, बड़ा सेब, सब कुछ बड़ा, हवाई अड्डा बड़ा, लाउंज बड़ा, सूटकेस बड़ा, आदमी बड़ा, औरत बड़ी, पूछताछ का बोर्ड बड़ा, खूब बड़ा, दूर से दिखने वाला। बड़े सूटकेस को घसीटते हुए मैं बड़े लाउंज के पार करके पूछताछ के बड़े काउंटर पर पहुंच गई। लाल गालों वाली तंदुरुस्त गोरी लड़की के सामने। चापाकुआ रेलगाड़ी कब जाती है और कहाँ से? पता नहीं, आपके पास टाइम टेबल होगा? टूरिस्ट जानकारी। चापाकुआ के लिए रेलगाड़ी कहाँ से लूँ और कब? ईमानदारी से, मुझे पता नहीं। कहाँ पता लगेगा? ईमानदारी से, मुझे पता नहीं। प्लीज़, चापाकुआ पहुँचने के क्या तरीके हैं? टैक्सी। टैक्सी के अलावा? रेलगाड़ी जाती है ना, मुझसे कहा गया था आपसे पूछूं। कहा ना, ईमानदारी से मुझे पता नहीं। तो बेईमानी से ही बता दीजिए। आगे बढ़िए, पीछे क्यों है, दिखता नहीं? दिखा, क्यों क्यों में लोग, उनसे भी पूछा। अमरी सेब जैसे लाल मर्दों से, डिलीशियस सेब जैसी गुलाबी औरतों से। हर बार एक ही जवाब मिला, ईमानदारी से मुझे पता नहीं। हे भगवान, यहाँ क्या कोई बेईमान नहीं है? रुआसी सी हो आई। चापाकुआ फ़ोन किया, सुझाव मिला, टैक्सी लेकर आ जाओ, $40 भाड़ा लगेगा। पर क्या किया जाए, पुलिस वाले से पूछकर भाड़ा तय कर लेना।
मरती क्या न करती, सोचा होटल का किराया फिर भी बचेगा। टैक्सी स्टैंड की तरफ चल दी। टैक्सी दिखी, 4, सबके ड्राइवर गोरे लाल। आश्वस्त हुई, एक टैक्सी तक पहुंची। कहा, चापाकुआ स्टेशन। मीटर से या बगैर मीटर? याद आया, कहा गया था पुलिस वाले से पूछकर भाड़ा तय करना। देखा सामने चला आ रहा था, पर काला। कालों से बच के रहना। हे राम, अब रहने दूं, पर यह तो यमदूत की तरह बढ़ा चला आ रहा है मेरी तरफ। कोई समस्या है? इतना लंबा तगड़ा काला मर्द। सांस रुक गई, फिर भी मिमियाई। चापाकुआ तक भाड़ा मीटर चलाओ, उसने ड्राइवर से कहा, और मुझसे करीब $30 लगेंगे, ठीक है? ठीक है, फिर मिमियाई। वह चला गया। कितनी मधुर आवाज़, मन हुआ रोक लूं, रेलगाड़ी के बारे में पूछ डालूं, शायद यह बेईमान हो, पर कालों से सावधान। ड्राइवर टैक्सी में बैठ चुका था। खट से पीछे का बूट खुला, बटन दबाया होगा। जैसे तैसे खींच खांच कर अपने छोटे बदन की पूरी ताकत लगा मैंने बड़ा सूटकेस उसमें डाल दिया। हाँफती हुई सीट पर लुढ़क गई कि टैक्सी दौड़ी और ट्रैफिक जाम में फंस गई। वाह, क्या रफ्तार है! धक्के से रुक जाना पड़ा तो क्या, चली तो तीर की तरह थी। खड़क खड़ाक, एक मजा और। बाहर कड़ाके की ठंड, पर भीतर पसीना लाती गर्माहट। मौसम ज़रूरत से ज़्यादा अनुकूल। आँख झपक गई, खुली तब जब ड्राइवर की आवाज़ कानों में पड़ी। कहाँ जाना है? चापाकुआ स्टेशन। किधर है? पता नहीं। चापाकुआ में होगा, यानी उससे पहले। ठहरो, नक्शा देखती हूँ। नक्शा खोला नहीं कि मीटर दिखा। $40। बाप रे, यानी चापाकुआ निकल चुका। चापाकुआ निकल चुका, उसने कहा था $30। बकवास, 30, उसे क्या पता। पुलिस वाला था तब। काला सुअर, उतर जाओ यहीं। टैक्सी रुक गई। देखा मार बियाबान, चौड़ी सड़क के एक तरफ लाल तलैया, दूसरी तरफ सड़कों का गुंजलक। यहाँ कैसे उतरूं? शहर चलकर पूछो, नक्शे में देखो। चापाकुआ जाना है। 60-70 से कम नहीं आएगा मीटर में, समझ लो। जो हो, पहले कुछ पता तो चले, आगे चलो। बोर्ड पढ़कर पता लगेगा हम हैं कहाँ, तभी नक्शा देखूंगा। बात पूरी हुई नहीं कि टैक्सी दौड़ पड़ी, जैसे काले चोर पीछे पड़े हों। बोर्ड आया तो कुछ पढ़ा नहीं गया। चापाकुआ, चापाकुआ, मैं चीखी। स्ट्रीट, बिल्डिंग नंबर, कुछ नहीं। स्टेशन चलो, स्टेशन। वापस स्टेशन जाऊं? पागल हो? वापस नहीं, चापाकुआ स्टेशन। आगे पीछे जहाँ हो। हे भगवान, वीर हनुमान, सीताराम, राधा कृष्ण, भोले शंकर, अल्लाह, जीसस, मदद करो, इसे बतलाओ चापाकुआ स्टेशन कहाँ है। भागती टैक्सी धाड़ से दाएं मुड़ी। आंखें फाड़कर देखा, चापाकुआ का सी तक नजर नहीं आया। कुछ कहूँ कि टैक्सी रुक गई। ड्राइवर उतर आया। इधर किधर? चारों तरफ सुनसान बियाबान, पास ही कब्रिस्तान है। एक तरफ लकड़ी की टाल, बिजली की फुर्ती से कटती लकड़ियाँ। 2 मोटे ताजे ललमुहा गोरे मशीनी आरे संभाले। यह स्टेशन थोड़ा है। क्यों है नहीं? वह रेल लाइन। हाँ, एक परित्यक्त रेल लाइन जा रही थी पास से। रेल लाइन होने से स्टेशन नहीं होता। काफ़ी आध्यात्मिक वाक्य लगा अपने कांपते दिलो दिमाग को। उसे नहीं, उतरो नहीं तो मरो। वह टाल में जा घुसा। तीनों कॉफ़ी पी रहे थे और हंस हंस कर मेरी तरफ ताक रहे थे। सुना, द ब्लैक विच, काली कुतिया। किधर? कौन? कोई नहीं थी वहाँ, बस तो क्या मैं? उनका इशारा मेरी तरफ था। तीनों अश्लील इशारे करके हंसे। अब हे करुणानिधान, कर्णधार। पुलिस वाला, टैक्सी का नंबर नोट किया था उसने। हाँ, किया था। याद रखो, पुलिस के पास तुम्हारा नंबर है। स्टेशन चलो। मैं दहाड़ी। अगर बकरी की आवाज़ को आप दहाड़ माने। वह हंसा, वे हंसे, खूब हंसे, और हंसते हंसते रुक गए। क्या हो रहा है? एक पुरजोर पर बुलंद आवाज़। वह काला पुलिस वाला यहाँ कैसे? नहीं, यह दूसरा काला था। सब काले एक जैसे लगते हैं। नहीं, कुछ नहीं। दोनों ललमुहे झट काम पर लौट गए। बोलो बेटे, काले ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा। पर बेटे ऐसे कहा जैसे चाकू मार रहा हो। सुनिए सुनिए, प्लीज़ सुनिए, मैं दरवाज़ा खोलकर चिल्लाई। मैं श्योर। सीटी जैसी बजी और वह पास खड़ा था। ओ माँ, जैसे दानव। वह हंसा, पहले आंखें हंसी, फिर होठ।
बिजली चमकने के बाद ही घर्षण होता है ना, वहाँ तो पूरा ऑर्केस्ट्रा बज उठा। बोलो मिस। इससे डरूं कि न डरूं तय करने से पहले दूसरे डर ने बुलावा दिया। प्लीज़ मदद कीजिए, चापाकुआ स्टेशन जाना है। यह पता नहीं मुझे कहाँ है और कहाँ कहाँ घुमा रहा है, प्लीज़। यह क्या, एक काले से यूं मदद की गुहार? उसकी हंसी गायब हो गई। कैसा भयावह हो उठा चेहरा। सीताराम सीताराम। यमदूत ने दरवाज़ा खोला और मेरे बराबर में बैठ गया। मैं कोने में सिमट गई। उसने सीटी बजाई। नहीं, प्लीज़ नहीं। हे भगवान, अल्लाह, जीजस, स्वीट जीजस। ड्राइवर दौड़ा आया। चापाकुआ स्टेशन, सीधे। आवारागर्दी नहीं। वह नीचे उतरा और हंस दिया। मेरा खून जम गया। ड्राइवर का चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। उसने गाड़ी वापस मोड़ ली। बास्टर्ड पिग। वह गरियाता रहा पर टैक्सी की रफ्तार में ढील नहीं आई। चापाकुआ स्टेशन आ गया। कितना बड़ा बड़ा लिखा था, चापाकुआ। आहा, चाहो तो आधा मिनट पहले पढ़ लो। पर मीटर में किराया $70। मर गए। कुल मुद्रा मिली है $500। पहले दिन ही 70 की चपत। आगे गले में सोने की चेन है। जरूर बेचनी पड़ी तो बेचेंगे। ये लोग अब क्रेडिट कार्ड रखने लगे हैं। हम तो हमेशा से सोना पहनते आए हैं। देखा जाएगा। जान बची तो लाखों पाए, लौट कर बुद्धू घर को आए। टैक्सी रुक गई। मैं उतरी, घूमकर पीछे गई। बूट खुलने की प्रतीक्षा में ताकत समेटने लगी। बूट बंद रहा। बूट खोल दो, मैंने पुकारा। ड्राइवर नीचे उतर आया। अरे, यह तो 20 बरस का छोकरा है, मेरे बेटे की उम्र का। मैं खामखा डर रही थी। सुरक्षित जगह पहुंचते ही सब सामान्य लगने लगा था, मीटर पर भाड़े के अलावा। बूट खोल दो, पहले पैसे दो। सामान निकाल कर दूंगी ना। नहीं, पहले दो। क्यों? लोग बिना पैसे चुकाए भाग जाते हैं। वे सामान उठाकर पैदल भाग जाते हैं और तुम गाड़ी में उनका पीछा नहीं कर पाते। हंसी आ गई। आधा पागल है छोकरा। मेरे साथ यही सब होता है। पर पैदल आदमी गाड़ी से तेज कैसे भाग सकता है? पता नहीं। ईमानदारी से, हाँ। मैं भी किससे ठिठोली करने चली थी। लोगों की आवाजाही में ढाढ़स पाकर मैंने सुर तेज किया। सामान लिए बिना पैसे नहीं दूंगी। कोई ठिठका तक नहीं। जान पर खेलकर मैं टैक्सी के आगे मड गार्ड से सटकर खड़ी हो गई। बूट खोलकर सामान निकालो, तब पैसे लेना। $10 के 7 नोट मैंने हवा में लहराए। मेरे पास यही नकदी है बस। मेरी चिल्लाहट सुन कोई हिचकिचाया तक नहीं। बड़े सेब जैसे तगड़े ललमुहे पास से गुजरे और बेझिझक आगे बढ़ते गए। मुझे सब धोखा देते हैं, वह कह रहा था। महसूस मैं कर रही थी। स्वर कोमल बनाकर बोली, क्यों ऐसा सोचते हो बेटा? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें प्यार नहीं करते क्या? तुम्हें क्या? मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही। काले काप ने गलत कहा था। इतनी दूर के कुल $30 कैसे होंगे? 7 नोट हवा में फिर लहराए। छी छी, एक अनजान पर गलत तोहमत पर क्या करूं? माल बचाऊं कि जमीर? धड़ाक से बूट खुला। मैं पीछे दौड़ी। बड़ा सूटकेस आधा बाहर हुआ था कि हाथ से नोट झपट कर उसने गाड़ी चला दी। सूटकेस समेत मैं पीछे गिरी तो क्या धूल झाड़ कर खड़ी हो गई। जान माल दोनों सलामत, और क्या चाहिए। फ़ोन हुआ, भतीजा आया और घर ले गया। मेरी कहानी सुनी तो बोला, ये काले साले सब धोखेबाज होते हैं। तुम गलत समझे। ड्राइवर गोरा था, पुलिस वाला और फोरमैन काले थे। होंगे। अपवाद नियम को साबित करता है। उफ, ये जेब काटे मुहावरे आग लगा देते हैं बदन में। पर बोले कौन? मुश्किल से मुफ्त की छत नसीब हुई थी। पंचायती छांट कर गंवा कैसे देती। भूख भी जबरदस्त लगी थी। टोस्ट ठूस मुंह बंद कर लिया। लंबी तान कर सोई। अगले दिन आसपास घूमी। शानदार इलाका, बड़े घर, चौड़े मैदान, लंबी गाड़ियाँ, दैत्याकार, बड़े कागजी गिलासों में कॉफ़ी, सब ऊंचा बड़ा खुला चौड़ा और गोरा। भतीजी ने कहा, यह बढ़िया पॉश इलाका है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ काले नहीं रहते, चोर चकारी नहीं होती। एक बार सुना, 2 बार सुना, बार बार सुना। कॉफ़ी पीते सुना, ताल पर घूमते सुना, बाजार में सामान खरीदते सुना, घर में घुसते सुना, बाहर निकलते सुना। आखिर खींच बर्दाश्त की छत फलांग गई। कहा, आपका मतलब आप यहाँ अकेले काले हैं? मैं एशियन हूँ, वे तमतमाए। हाँ, मेरी तरह काले। हिंदुस्तान में आपका रंग 21 मान भी लिया जाता है, पर यहाँ सारे हिंदुस्तानी एक से काले लगते हैं। उनका चेहरा लाल यानी बैगनी हुआ, फिर पीला यानी सांवला पड़ गया।
मुंह से आवाज़ नहीं निकली। थूक भीतर घोट। वे एक पूरा बड़ा चॉकलेट एक बारगी खा गए। चॉकलेट इज़ ब्लैक, चॉकलेट काला है। ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल, काला सुंदर है। मेरे मन में बजा, एंड यू आर मैड, और तुम पागल हो। इतना क्या कद बढ़ाना कि अच्छा खासा मेजबान खो दो। अब बिग एप्पल और क्या। रात जैसे तैसे कटी। अगली सुबह मैं सूटकेस अपने को चापाकुआ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े पाया, न्यूयॉर्क की गाड़ी पकड़ने के लिए। दिन दिन का काम था, रात काटने के लिए कमरा जुटाना होगा। शिकागो की उड़ान अगली सुबह थी। वहाँ अपना देवर है, काला भूस हिंदुस्तानी। काला कहने पर भी घर से नहीं निकाल पाएगा। रिश्तेदार ठहरी। रेलगाड़ी आई। डब्बे का दरवाज़ा चौड़ा था। सूटकेस घुसता चला गया। मैं ही बेहाल थी उठाने की मशक्क़त में। सामने 2 सीटें खाली दिखी। हाँफती हुई उधर बढ़ी। सूटकेस हाथ से छोड़ सीट पर गिरी, पर बैठ नहीं पाई। ऊपर उठी, मेज खुलकर पेट से टकराई। हवा निकले गुब्बारे सी अधखड़ी खड़ी रह गई। हम यहाँ ताश खेल रहे हैं, मोटा ललमुहा खोखियाया। उसी ने मेज गिराई थी। देखा मेज 4 सीटों के बीच थी। 2 पर बड़े सेब नुमा गोरे बैठे थे, 2 खाली थी। डिब्बे में बैठे लोग मजा लेकर हंस रहे थे। सब सूट बूट ओवरकोट में लैस, ब्रीफकेस थामे भद्रजन। रोज इसी गाड़ी से एक साथ बिग एप्पल जाते होंगे और दफ्तर निपटाकर शाम को साथ लौटते होंगे। रोज ताश जमता होगा, पर यह बात शालीनता से भी कही जा सकती थी। मैंने गौर किया, सभी भद्रजन गोरे थे, मेरे सिवा काला कोई नहीं। कहा था न भतीजे ने, चापाकुआ में काले नहीं रहते। काश डिब्बे में एक आध काला तो होता। मैंने सूटकेस उठाया। दूसरी सीट पर जाने से पहले सिर्फ इतना कहा, सभी अमेरिकन इतने असभ्य होते हैं या आप खास हैं? कायर, डरपोक, काली। सीट पर बैठ। मैंने खुद को धिक्कारा। गांधी जी होते तो सीट पर डटे रहते। खींचतान मारपीट के बावजूद तब तक जमे रहते जब तक लोग उन्हें उठाकर बाहर न फेंक देते। सूटकेस की तनिक परवाह न करते, और मैं उन्हीं की देशवासिन। धिक्कार है मुझ पर। तोले भर की जबान हिलाई सो ठीक, पर मन भर का बदन क्यों हिलाया? जमी रहती तो क्या कर लेते वे लोग? जान से मार देते तो क्या एक बार ही मरता ना आदमी? पर साहब, यही तो मुसीबत है, एक बार मरना ही तो मौत है। मुझे रोना आ रहा था, मैं रोई नहीं। अपमान, आत्मधिक्कार, क्षोभ, क्रोध, सब पर विजय पाली। तर्क इकट्ठा करने में हमारा सानी है भला? यह क्या अवमानना थी? कुछ नहीं। उन दलितों की सोचो जिन्हें उस डिब्बे में घुसने तक नहीं दिया जाता था। पैसे ही नहीं होते टिकट खरीदने को, होते भी तो वे कोने में सिकुड़ कर बैठते, भद्रजनों के समीप आते संकोच करते। उनके जीवन का हर पल अपमान के बोझ तले दबा रहता। मेज नहीं, पेट पर लात घूसे खाकर बदहवास होते। उनके मुकाबले मेरा अपमान क्या था? कुछ नहीं। ईमानदारी से कुछ भी तो नहीं, और बेईमानी से? न्यूयॉर्क में जिससे मिलना था वे मैनहट्टन टैथ स्ट्रीट पर रहती थीं। शाम 5:30 बजे तक का वक्त दिया था। सोचा पास कहीं ठहरूं, टैक्सी का भाड़ा बचेगा, पैदल पहुंच जाऊंगी। सबवे पे मत चढ़ना, काले खून खराबा करते हैं, चेतावनी याद थी। 32वीं गली के बेस्ट वेस्टर्न होटल में निम्नतर दर का कमरा ले लिया। अजीब होटल था। फ़ोन के नाम पैसा पहले जमा करवा लेते। खासी लंबी लाइन थी। मुझे कहीं फ़ोन करना ही नहीं, बतलाया तो। जाते वक्त पैसे वापस ले लेना। लाइन में लगकर जाहिर है क्या कहती, विकसित देशों की यही रीत होगी। टीवी पर सुना 80% अनुमान है शाम को तेज बारिश आंधी आएगी। अनुमान? हम क्या जानते नहीं? अपने मौसम विभाग वाले जो अनुमान लगाते हैं ठीक उससे उल्टा होता है। मूसलाधार बारिश तो तेज धूप, साफ आसमान तो टपाटप बारिश। सूटकेस कमरे में पटक घूमने निकल गई। दिसंबर की मारक ठंड, मटमैले चकत्तों में उगती ढलती धूप। फिर भी थी तो धूप, न बर्फ न बारिश। भला लगा इधर उधर भटकना। सड़क के किनारे कैफ़े में बैठकर पिज्ज़ा का एक टुकड़ा खाया। उस दिन की खास सस्ती पेशकश। फिटमारी सी बेस्वाद कॉफ़ी पी, खिड़कियों से झांक कर। दुकानों में सजा चमाचम सामान निरखा। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी से नीचे का धुंधला नज़ारा देखा, जैसे समुद्र के किनारे चांदनी चौक बसा हो। 3 बजे बूंदाबांदी हुई। तेज चाल से होटल की तरफ पलटी। बूंदाबांदी बंद हो गई। ठंडी हवा चलने लगी। ठीक है। साड़ी पर इकलौता कोट चढ़ाया और लाउंज में उतर आई। 4 बजले तो घूमते घामते 10वीं गली पहुंचूं। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रुक जाएगी,
वरना टैक्सी ले लूँगी। छाता साथ है, बारिश थमी नहीं बल्कि बढ़ती चली गई, साथ में तेज हवा। होटल के दरवाजे पर टैक्सी लेने वालों की भीड़ लग गई, सब हड़बड़ी में। हर तीसरा आदमी हवाई अड्डे पहुंचने को बेकरार। मैं भीड़ में शामिल हो गई। 1 घंटे के बेताब इंतजार के बाद मेरे हिस्से टैक्सी आ गई। भीतर की गर्माहट में इत्मीनान की सांस ली और सीट में धंस गई। बाहर का दृश्य दिलचस्प था। तेज हवा की मार से पानी की बौछारें उड़कर गोल गोल चोट कर रही थीं, जैसे इडली की पिट्ठी पिस रही हो। टैक्सी इतने धीमे सरक रही थी कि लग रहा था एक ही बिंदु पर जड़ है, पर जैसे तैसे रास्ता तय हो रहा था। बारिश की धुंध के सिवा बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा था। दिखता भी तो मैं पहचानती नहीं, एकदम अनचिन्हा था सब मेरे लिए। पर डर नहीं था। मैनहट्टन के भीतर भीतर एक गली से दूसरी गली तक ही जाना था। बिल्डिंग नंबर 42, 10वीं गली ड्राइवर को बतलाकर निसंग बैठ गई थी। टैक्सी गली में घुस गई और रुकी। इतनी बारिश में उतरोगी, बीमार पड़ जाओगी, काले ड्राइवर का कहना भला लगा। छाता संभाला, उतरने लगी तो सामने की इमारत का चमकता नंबर दिखा, 42 नहीं 38। यहाँ नहीं, आगे। वापस बैठकर कहा, मैं आगे नहीं जा रहा। क्यों? बस नहीं जा रहा। पर क्यों? मीटर से पैसा लोगे, तुम्हें क्या नुकसान है? 2 बिल्डिंग बाद तो है। उतरना है तो यहीं उतरो, वरना वापस चलो। इस बारिश में आई क्यों हो? इस बारिश में काम था, आना पड़ा। आगे चले चलो। नहीं, आखिर क्यों? यहाँ से ज़्यादा आसानी से सवारी मिलेगी। इतनी बारिश में उतरूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। तुम्ही ने कहा था। जरूर पड़ोगी। वापस चलूं? नहीं, तो उतरो। बहस के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। 5:30 बजा चाहते थे। मैं सुनना नहीं चाहती थी। हिंदुस्तानी हमेशा देर से आते हैं। उतर गई। भागकर छज्जे के नीचे पहुंची। ऐसे ही बीच बीच में भीजती भाजती 38 नंबर से 42 नंबर तक पहुंची। बारिश अंधड़ की थाप पर उसी तरह तांडव कर रही थी। मेरी मेजबान अचंभित थी। इतनी तूफानी बारिश में कोई समय से कैसे पहुंच सकता है, वह भी शाम के 5:30 बजे? वाकई सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला वक्त होता होगा? पूछा उनसे। हाँ, कहावत है, ड्राइवर अपने चूतड़ों पर बैठा रहता है और कमाई होती रहती है। शाम के 5:30 बजे। हाँ। तब उन्होंने मुझे वही वक्त क्यों दिया? मैंने बतला दिया था, मैं पहली बार न्यूयॉर्क आ रही हूँ, एकदम अज्ञानी हूँ शहर के मामले में। सवाल पूछने के बजाय मैं छींक दी। कमरे में तेज ताप का परस पाकर मेरी गीली रेशम की साड़ी चारों तरफ भाप के गोले उड़ा रही थी। नरक का सा समा था। उन्होंने मुझे घूरा, पूछा, कॉफ़ी? जवाब में मैं फिर छींक दी। उन्होंने डिटेक्टर उठाकर प्याले में कॉफ़ी डाल दी। मैंने अपनी भीगी काया और दोहरी छींकों के लिए माफ़ी मांगी तो बाकी कहानी भी सुना दी। उन्होंने कमरे का तापमान और बढ़ा दिया। कहा, बहुत समझिए, उसने आपको गली के मुहाने पर नहीं उतार दिया। यहाँ कुछ भी हो सकता है, खासकर शाम के 5:30 बजे। बिल्कुल। उनका इत्मीनान काबिले तारीफ था। मैंने सोचा पूछ डालूं, मेरे लिए उन्होंने वही वक्त क्यों मुफीद माना? पर नीम गर्म कॉफ़ी को और ठंडा करना बेवकूफ़ी होती। हम काम की बात पर आए। मेरी कहानी नागरिक कहानियों के संकलन में ली जानी थी। उसके अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए। बाकी कहानियों और लेखों पर विचार का आदान प्रदान हुआ। 2 लेख उन्होंने प्रकाशनार्थ रख लिए। चिट्ठी पत्री के लिए मैंने देवर का शिकागो का पता दे दिया। फिर रुखसत। उन्होंने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया, साड़ी की तारीफ की और दरवाजे की तरफ देखा। मैंने पूछा, क्या फ़ोन करके टैक्सी यहीं बुलाई जा सकती है? उन्होंने कहा, नीचे हॉल से जेनिटर बुला देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। मैं शुक्रगुजार हुई। नीचे हॉल में पिद्दी सा काला छोकरा बैठा था। अच्छा लगा। कोई तो इस बड़े देश में छोटा था। पर टैक्सी बुला देने की बात सुनते ही वह फुदकारने लगा। मैं कहाँ से बुलाऊं? जैसे तुम बाहर जाकर आवाज़ लगाओगी वैसे मैं। लीमो बुलानी थी तो ऊपर से फ़ोन करती। ऊपर जाऊं? चौगुने पैसे देने हो तो जाओ, बाहर टैक्सी मिल जाएगी। पूछकर मैंने जबान काट ली। अब यह क्या कहेगा? ईमानदारी से इसे पता नहीं। वह ठठाकर हंस पड़ा। क्या उसने मेरे मन की बात जान ली? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, टेक केयर। बाहर झांका, लगा धारोधार बारिश हल्की पड़ी है। छाता खोलकर और चौखट लांग गई। बर्फीली हवा के पहले थपेड़े से ही छाता उलट गया। हड्डियां पिघलने लगी। बदन में गर्मी भरने को मैं भागते हुए आगे बढ़ी।
टैक्सी दिखी तो आवाज़ लगा, इतनी ज़ोर से दौड़ी कि खेल का मैदान होता, मैं तेजतम औरत का खिताब मिल जाता। न खुदा मिला न मिसाले सनम। टैक्सी वाले ने टका सा जवाब दिया, ऑफ ड्यूटी, और आगे बढ़ा। मैं और मेरे साथ बारिश भी बढ़ी। फिर हवा क्यों पीछे रहती। टैक्सियाँ दिखती रही, मैं उन तक दौड़ती रही। ऑफ ड्यूटी का नारा बुलंद होता रहा। बारिश और हवा में होड़ लगी रही। मैं भागती, रुकती, चलती, हर हाल में भीगती, ठिठुरती, कांपती रही। दौड़ में कभी बारिश आगे निकल जाती, कभी हवा। मैं दोनों से पिछड़ गई। लथपथ, गीली, ठंडी साड़ी तपते बदन से चिपक चलना दुश्वार कर रही थी। भागने की क्या कहें। पुलिस वाला दिखा तो उससे भी मिन्नत कर डाली। एक टैक्सी का सवाल है बाबा, सिर्फ एक टैक्सी का, पूरी नहीं तो आधी चलेगी। सारी जागीर एक टैक्सी पर निछावर। पुलिस वाला क्या कर सकता था। आज़ाद कमेरों का मुल्क था। ड्राइवर चाहे जाए न जाए, आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ घूमकर जब आधी टैक्सी भी नसीब नहीं हुई तो पलटकर 10वीं गली के 42 नंबर इमारत में घुसी। हॉल से मेजबान का बजर दबाया। बुरा माने चाहे भला, फ़ोन करके लीमो बुलाने को कहूँगी। किराया 4 गुना लगे चाहे 6 गुना। कहा ना, सारी जागीर एक टैक्सी पर न्योछावर। माई किंगडम फॉर अ हॉर्स। कोई जवाब नहीं मिला। छोकरे ने बताया वे मेरे जाने के तुरंत बाद बाहर चली गई थीं। उन्हें बाहर जाना ही था तो मुझे टैक्सी तक छोड़ सकती थीं। उसने कंधे झटके कहा, आप यहाँ नहीं बैठ सकती, मैं ताला लगाकर घर जा रहा हूँ। आपके पास गाड़ी है। वह हंसा कि खूब हंसा। मैं यहाँ पीछे रहता हूँ। मैं फिर सड़क पर थी। बारिश के कुत्ते बिल्लियों की चिल्लपों थी। शायद मेरा भ्रम हो, अंग्रेजी मुहावरों का असर, पर धार बेरहम थी। हवा में चाबुक की सरसराहट थी। यकीनन थी। चाबुक फटकारता हाथ बारिश का था, चाबुक हवा का, या हवा हाथ हवा का। चाबुक बारिश का कह नहीं सकती। जो था गजब का मारक था। तपते बदन पर गीली साड़ी की बर्फीली फिसलन बर्दाश्त बाहर हो चली थी। सिर में घुमेर उठ रही थी। डर था और चली तो चक्कर खाकर बीच सड़क पर गिर न पड़ूं। साक्षात ईश्वर की तरह यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क की इमारत ने दर्शन दिए। मैंने समर्पण कर दिया। अंदर घुसी। बड़ा हॉल, लोग बाग, दीवार के साथ लगे सोफे खाली, एक सोफा पूरा खाली। लस्टम पस्टम मैं उस तक पहुंची और भीतर धंस गई। सब कुछ थम गया। बर्फीली हवा का झंझावत क्या ठहरा। मशीनी गर्माहट ने मुझे नर्म फाहों में लपेट लिया। गीले बदन को छू तपिश भाप बनकर उठी और मुझे घेर लिया। लगा मैं सोना बाथ में हूँ। ताप से ऊपर उठते भास के पर्दे, परत दर परत गरम कोहरा, कोहरे में धुधलाती आंखों की बिनाई, धुंध में छिपते सोफे, ओझल होते लोग, अकेली मैं पर सुकून भाप के अंदर में गोते लगाती, डूबती, उतराती, बहती। मैंने फ़ोन किया, टैक्सी आई, मैं बैठी, कमरे में पहुंची, बिस्तर पर लेटी, सो गई। सो नहीं, उठो, फ़ोन करो। सोने दो, अभी लेटी हूँ। सूखे कपड़े पहने हैं, अभी आई हूँ। सो गई, उठो, फ़ोन करो, उठो। लेटी लेटती सी ही सो गई। अभी नहीं, उठो, फ़ोन करो। हाँ, फ़ोन, टैक्सी, करती हूँ। फ़ोन किया, टैक्सी आई, मैं चली पहुँची। लेटी, सो गई। उठो उठो, सोने दो, उठो, सुबह होने दो, उठो। मैंने आंखें खोली। एक भीमकाय काला दानव मेरे कंधे पकड़कर हिला रहा था। मैं जोर से चीखी। वह डरकर पीछे हट गया। मैं उठकर बैठ गई। वह पास आया। शुक्र है तुम जिंदा हो, यह नरक है। हाँ, पृथ्वी पर तुम शैतान हो। हाँ, काला नर, और तुम मादा काली। मैं हंसती और हंसती चली गई। चुप, उसने जोर से फटकारा। मैं चुप हो गई। आंखों से टपाटप आंसू गिरने लगे। यहाँ कैसे बैठी हो? टैक्सी नहीं मिली? कहाँ जाना है? वेस्टर्न मैनहट्टन, 32वीं गली। उठो। मैं उठी, लड़खड़ाई तो उसकी छाती से जा लगी। टी शर्ट पकड़कर संभाली तो नीचे फिसल गई। जमीन पर गिरने से पहले उसने संभाल लिया। पिए हो? नहीं, प्यासी। उसने मेरा माथा छुआ, फिर गला और हाथ। हिंदुस्तानी हो? मैंने पूछा। नहीं, अफ्रीकी। तुम्हें बुखार है? पता नहीं। एस्पिरिन है पास? नहीं। चलो। सहारा देकर चलाया और पास कैफ़े में ले गया। पूछा, पैसे हैं? हाँ। 2 एस्पिरिन और 2 कॉफ़ी। पैसे दो। मैंने दे दिए। उसने एस्पिरिन पानी में घोली, कहा, पी लो। खाली पेट एस्पिरिन? वह हंस पड़ा। नहीं नन्ही बच्ची, मॉर्फिन के साथ। 2 मॉर्फिन सामने थी। मैंने पैसे दे दिए।
उसने एक मफ़िन मुझे पकड़ा दिया। मैंने एक गस्सा खाया और एस्पिरिन पानी में मिलाकर पी लिया। चलो, क्यों? यहाँ मेज़ पर बैठकर पिएंगे ना कॉफ़ी? बेकार और पैसे लगेंगे। पीते पीते सबवे तक चलो। देखा प्लास्टिक के बड़े गिलासों पर ढक्कन लगे हैं। उसने एक हाथ में कॉफ़ी का एक गिलास थामा हुआ था, मुझे बाहों के घेरे, दूसरे हाथ में माफिन और दूसरा गिलास। मुंह में पकड़कर उसने गिलास का ढक्कन अलग किया। गटागट काफ़ी पीता आगे बढ़ा। मैं आप आगे खिसक आई। ढक्कन मेरे मुंह से निकला और मुंह पर हंसी का दौरा पड़ गया। क्या है? गिलास, ढक्कन। मैं हंसती गई। माफिन खाओ जल्दी जल्दी। वह भी हंस दिया। उसने हाथ का मफिन दांतों से उठाया और मेरे सामने लहराया। यह भी चाहिए? नहीं। अपना मफिन कुतरा, इतना बड़ा जैसे गोभी का फूल। बड़ा सेब। मैं हंसी। कॉफ़ी पियो। उसने गिलास मेरे मुंह से लगा दिया। जबरन घूंट भरनी पड़ी। पकड़ो। मैंने गिलास पकड़ लिया। चलती रहो। रुकती कैसे? वह ठेलता आगे बढ़ता रहा। देखा बारिश रुकी। पूछा क्या बजा है? 4। 4? फिर इतना अंधेरा क्यों है? रात के 4। रात? तुम्हारा मतलब सुबह के? वह हंस पड़ा। सुबह रात, जब अंधेरा तब रात। मेरी हंसी गायब हो गई। उसने मुझे रुकने नहीं दिया, बराबर आगे ठेलता रहा। सामने सबवे स्टेशन। ट्रेन लो और तीसरे स्टेशन पर उतर जाओ। सामने वेस्ट वेस्टर्न होगा, समझ गई? और तुम? स्टेशन तक चलता हूँ। सबवे में अकेली नहीं जाऊंगी। क्यों? काले खून खराबा करते हैं। तो भागो, मैं भी काला हूँ। अब हंसते चले जाने की उसकी बारी थी। मुझे घेरता हाथ हटा नहीं कि मैंने वापस पकड़ लिया। मुझे डर लगता है। मुझसे तो भागो नहीं, उनसे, बड़े लाल सेबों से। कहाँ के लाल सेब? यहाँ कीड़े ही कीड़े हैं। मैं काला, तुम काली। मफिन काला, कॉफ़ी काली, भौरा काला, मक्खी काली, कीड़े सब काले हैं। हंसते हंसते वह गाने लगा। गाते गाते पैरों से ताल देने लगा। मैं भी। वह मुझे साथ उड़ाए ले जा रहा था सबवे की तरफ। स्टेशन आ गया। उसने मुझसे पैसे लेकर मशीन से टिकट निकाला। मुझे पकड़ाया। कहा जाओ, गाड़ी आने वाली है, तुम साथ चलो। पागल लड़की, मर्द को साथ होटल ले जाने का मतलब जानती हो? बाहर से लौट आना, दो तरफा टिकट ले लो। मैं पैसे उसकी तरफ बढ़ाए। बेवकूफ़, जाओ अब, उसने डपट कर कहा। उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थीं। एकदम काला, शैतान, भुजंग लग रहा था। मैं सिर से पांव तक काँप गई। जाओ। चाबुक बरसा कर वह तेजी से पलटा और लंबे डग भरता बाहर निकल गया। मैं खड़ी रह गई। ट्रेन आई। मैं भीतर घुसी। डिब्बा आधा खाली था। आधी सीटों पर थके हारे इंसानी आकार पसरे थे। कुछ काले, कुछ भूरे, इक्का दुक्के गोरे, पर सब के सब एक जैसे पस्त, पिद्दी, हिंदुस्तान बेर जैसे। होटल पहुंच बिस्तर पर ढह सो गई तो दोपहर 12 के अलार्म से जगी। कमरा छोड़ा, सूटकेस उठाया, चाबी दी, फ़ोन के पैसे वापस लिए, कॉफ़ी और मफ़िन के साथ 2 एस्पिरिन खरीदी। खड़े खड़े कॉफ़ी पी, एस्पिरिन खाई, मफ़िन खाते खाते सबवे पकड़ी और हवाई अड्डे चल दी। बड़े सेब में से एक और कीड़ा बाहर निकल आया। आप सुन रहे थे मृदुला गर्ग जी की कहानी बड़ा सेब काला सेब। आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आपका दिन शुभ, रात्रि मंगलमय हो। धन्यवाद।